हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 26 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स के ऊपर थ्योरम देखी थी। आज के लेक्चर में हमारे पास थ्योरम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंड वेरी इजी है। आपसे अगर पूछ ली गई तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, और ये इतनी ईजी है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपको रिवीजन की भी नीड नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या है। ठीक है, बस एक बार आपको स्टेटमेंट रिवाइज करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख लीजिए स्टेटमेंट क्या कहता है। सबसे पहले लेट एफ बी अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स इन एफ एक्स वेयर एफ इज अ फिल्ड। देखो सबसे पहले हमारे पास एफ हमारे पास फील्ड दे रखी है। ठीक है, उसमें से हमने एक पॉलिनोमियल लिया है एफ एक्स। ठीक है, एफ हमारे पास कैपिटल है फील्ड का और जो पॉलिनोमियल है वो स्मॉल एफ से हमने डिनोट किया है। ठीक है, ओके, देन ईदर एफ एक्स इज अ यूनिट इन एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू ए पी वन एक्स पी टू एक्स पी थ्री एक्स और पी एम एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है स्मॉल एफ एक्स, वो हमारे पास जो फील्ड है एफ एक्स उसमें हमारे पास या तो यूनिट बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 आएगा, या फिर जो एफ एक्स है उसे हम एक रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि ए हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म हो गई, p1x एक पहला पॉलिनोमियल, p2x सेकंड पॉलिनोमियल, इस तरीके से हमारे पास m नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में इसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, अभी भी ये स्टेटमेंट पूरा नहीं है, पहले पूरा देख लीजिए क्या है कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, एक फील्ड है एफ, उसमें से हमने एक पॉलिनोमियल लिया है एफ एक्स जो कि नॉन जीरो है। तो ये जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है वो या तो यूनिट होगा या फिर हमारे पास इस फॉर्म में वो रेड्यूस हो सकता होगा। ठीक है, जहाँ पे जो पी आई है वेयर ईच पी आई एक्स आई 1 और m के बीच में लाई कर रहा है इज एन इररेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास ये जो पी आई आ रहे हैं दैट इज p1 p2 p3 डॉट pm तक जितने भी हमारे पास पी आईज आ रहे हैं वो सारे कैसे होंगे, इररेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल्स होंगे। मोनिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया x-2, ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल है। मोनिक कैसे हुआ, इसकी जो हाईएस्ट पावर है का टर्म, जो हाईएस्ट पावर की टर्म है दैट इज हमारे पास x है, इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अगर हम ले लें x की पावर 3 - 2x + 3, ठीक है, ये अगर हम ले लें तो ये भी हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो हमारे पास ये है और इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल को तो रिड्यूस कर सकते हैं बट इस पॉलिनोमियल को हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारे पास हर एक पी आई है वो इस फॉर्म का होगा जो मोनिक भी है और इररिड्यूसिबल भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड a बिलोंग्स टू f, जो हमारे पास a है, यहाँ पे हमने a की और मल्टीप्लाई करी है, वो a हमारे पास फील्ड के एलिमेंट में बिलोंग कर रहा है, इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ fx, वो fx का लीडिंग कोफिशिएंट है। जैसे कि हम कुछ भी वैल्यू लिखते हैं तो उसका कोफिशिएंट होता है, जैसे कि x का कोफिशिएंट 1, इधर हमारे पास इस वाले x का कोफिशिएंट माइनस का 2 है। इस टाइप से हमारे पास इस पॉलिनोमियल को जब हमने रेड्यूस करा तो एक लीडिंग कोफिशिएंट आया जिसे हमने a से डिनोट किया है। ठीक है, फर्दर द फैक्टर्स p1x p2x और pmx आर यूनिट एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। तो यहाँ पे इसके बाद में हमारे पास क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स आए हैं, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स जो आए हैं p1 p2, ये सारे हमारे पास यूनिक होंगे। सिर्फ जो अंतर हो सकता है वो हमारे पास ये होगा कि किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, हम पहले p1 और फिर p2 लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, पहले p2 और पहले फिर p1 लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। जैसे कि क्वेश्चन में ही मतलब थ्योरम से ही आपको पता चल रहा है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। यूनिक मतलब कि जो हम फैक्टर करेंगे वो हमारे पास यूनिक आएंगे, कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा। फैक्टराइजेशन मतलब कोई भी हम पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में, इररेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको थ्योरम के नेम से ही समझ में आ जाएगा कि हमारे पास इस थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या होने वाला है। ठीक है, अब इस थ्योरम के प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, वी शैल प्रूव द थ्योरम इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हम अपनी थ्योरम को प्रूव करेंगे। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट fx कैन बी फैक्टर्ड एज रिक्वायर्ड एंड देन वी शैल शो दैट द फैक्टर्स आर यूनिक। तो सबसे पहले हम क्या शो करेंगे, 2 पार्ट्स में हम प्रूव करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम शो करेंगे कि जो हमारे पास fx है वो जैसे हमें रिक्वायरमेंट है, लाइक इस टाइप से हम उसे फैक्टर कर सकते हैं, इस टाइप से हम अपने पॉलिनोमियल को ब्रेक कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में हम शो करेंगे कि जो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स वो हमारे पास यूनिक है, ये सेकंड पार्ट में हम शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि fx को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है कि एफ एक्स भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो हमने सबसे पहले ले लिया कि लेट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स कोई भी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है जो फैक्टराइजेशन जो डोमेन एफ एक्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन ईदर एफ एक्स इज अ यूनिट इन एफ एक्स। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो या तो यूनिट होगा, अब 0 के इक्वल नहीं है तो या तो यूनिट होगा या फिर कुछ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ एफ एक्स इज 0। अगर वो यूनिट हुआ तो उसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। कैसे, अगर वो यूनिट हुआ दैट इज हमारे पास 1 हुआ तो 1 की डिग्री क्या हुई,
कुछ नहीं, 0 तभी तो हमारे पास 1 आया। ठीक है, किसी की भी पावर 0 होती है तभी तो 1 आता है। अगर 1 के आगे हमारे पास x और आ गया होता तो x की पावर 1 हो जाती है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाती। लेकिन वो सिर्फ यूनिट है, इसका मतलब उसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, या तो हमारे पास जो fx है वो यूनिट होगा, दैट इज उसकी डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल होगी, या फिर डिग्री वो यूनिट नहीं होगा, वो कुछ पॉलिनॉमियल होगा, तो उसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो अगर 0 हुआ तो हमारे पास कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, वो तो सिर्फ एक कोफिशिएंट ही है, तो वो तो हमारे पास थ्योरम होल्ड करेगी। अब हम सेकंड वाले केस के लिए लेके चलेंगे कि डिग्री fx हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। इफ डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन 0 एंड द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ fx इज a, we have to prove that fx can be expressed as the product of a and a finite number of irreducible monic polynomials in fx। तो अगर हम लेके चलने की, अगर इसकी डिग्री fx की डिग्री ग्रेटर देन 0 है, तो हम वहां पे लेके चलना है कि इसका कोई लीडिंग कोफिशिएंट होगा a, और हम शो करेंगे कि यहाँ पर उस पॉलिनोमियल को ब्रेक कर सकते हैं इररेड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। ठीक है, द प्रूफ विल बी बाय इंडक्शन ऑन द डिग्री ऑफ fx। तो हम जो प्रूफ करेंगे वो इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रूफ करेंगे। अब एक बार इंडक्शन प्रोसेस देख लीजिए। इंडक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि पहले हम सबसे लोएस्ट वाले टर्म के लिए लेके चलते हैं। जैसे कि हमने ले लिया डिग्री इक्वल टू हम 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, डिग्री इक्वल टू 1 के लिए हम देखेंगे तो वहां पे वो सेटिस्फाई करवा देगा। ठीक है, पहले हम डिग्री 1 के लिए हम सेटिस्फाई करके देखेंगे, वो जो हमारे पास थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो जाती है जब हम इंडक्शन पॉलिनोमियल से सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रूफ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम क्या लेके चलते हैं कि डिग्री इक्वल टू n के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू है, ये हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, और डिग्री n के लिए जब हमारे पास ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, डिग्री n प्लस 1 या फिर n माइनस 1, उससे एक ज्यादा एक कम के लिए हम प्रूफ करते हैं। क्या करा, सबसे पहले हमने डिग्री 1 के लिए प्रूफ करा, उसके बाद हमने n के लिए मान लिया कि वो ट्रू होगा। ठीक है, प्रूफ नहीं करा n के लिए, हमने मान लिया कि वो ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, n प्लस 1 या n माइनस 1 की डिग्री के लिए हम शो करेंगे कि वो ट्रू हो गया है। इनफैक्ट हम n माइनस 1 के लिए तो प्रूफ करेंगे ही नहीं, सिर्फ n प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे, n के लिए हम लेट कर लेंगे कि वो ट्रू है थ्योरम, और n प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। इस तरीके से हमारे पास इंडक्शन प्रोसेस ट्रू वर्क करता है जब भी हम कुछ चीज प्रूफ करने वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री 1 के लिए हम लेके चलते हैं, लेट fx इज ऑफ डिग्री 1। अब हमने ले लिया कि fx हमारे पास डिग्री 1 का है। अगर डिग्री 1 का है तो हम fx को b प्लस ax की फॉर्म में लिख सकते हैं। b हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो गई, ax हमारे पास फर्स्ट डिग्री की टर्म हो गई, तो हमारे पास डिग्री 1 का पॉलिनोमियल आ गया b प्लस ax। ठीक है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू f। तो हमारे पास a और b जो कोफिशिएंट्स हैं, और ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ये कोफिशिएंट हो गई, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, और a हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरी टर्म हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, दैट इज कांस्टेंट टर्म बचेगी। इसका मतलब कि जो हमारे पास डिग्री हो जाएगी fx की वो नॉट इक्वल टू 1 रहेगी, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले ही लेट कर लिया कि a हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, वी कैन राइट fx इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे fx को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इस पूरे में से a इनवर्स a को कॉमन आउट ले लेते हैं। ठीक है, जब हम a को कॉमन आउट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम a को कॉमन आउट लेंगे तो a की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और a से डिवाइड करना पड़ेगा। जो a की मल्टीप्लाई करी a अपॉन a करना पड़ेगा, a की मल्टीप्लाई करी वो तो हमारे पास बाहर आ गया, और जो a यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में था उसे हम a की पावर -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने जब a को कॉमन आउट ले लिया तो हमने fx को लिख लिया a ब्रैकेट के अंदर a इनवर्स b प्लस x की फॉर्म में। ठीक है, देयरफॉर द थ्योरम होल्ड्स, तो हमारे पास जो थ्योरम है वो होल्ड करी है। अब होल्ड कैसे कर रही है, देखो a हमारे पास एक लीडिंग कोफिशिएंट आ गया, हमने किस फॉर्म में इसे ब्रेक करना था कि fx हमारे पास एक तो लीडिंग कोफिशिएंट की फॉर्म में ब्रेक हो रहा हो और कुछ मॉनिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा हो। ठीक है, इररेड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मॉनिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, और लीडिंग कोफिशिएंट भी इस तरीके से हमारे पास जो थ्योरम है वो होल्ड कर गई फॉर डिग्री इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, इन केस वेयर fx हैज डिग्री 1 सिंस a इनवर्स b प्लस x इज इररेड्यूसिबल एंड मॉनिक। तो अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल होता है ये इररेड्यूसिबल होता है और मॉनिक होता है। ठीक है, इस टाइप से हमने डिग्री 1 के लिए प्रूफ कर दिया कि थ्योरम होल्ड कर रही है। ठीक है, नाउ अज्यूम एज द इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब हमने जो इंडक्शन प्रोसेस होता है, इंडक्शन हाइपोथेसिस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अज्यूम करेंगे दैट एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n कैन बी फैक्टर्ड एज स्टेटेड इन द थ्योरम। तो हम लेट करके चल रहे हैं कि n से कम जितने भी हमारे पास डिग्री के पॉलिनोमियल्स आ रहे होंगे उन सभी के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू है। ठीक है, n से कम जितने भी आ रहे होंगे उन सभी के लिए ट्रू है। हमने क्या बताया था कि n के लिए हम लेके चलते हैं कि वो ट्रू होगी और n प्लस 1 के लिए शो करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि n से कम जितने भी डिग्री वाले प्रोसेस पॉलिनोमियल्स होंगे वो उन सभी के लिए हमारे पास थ्योरम होल्ड करिए, और हम शो करेंगे कि n के लिए भी वो होल्ड करेगी। ठीक है,
ओके, कंसिडर एन आर्बिट्री पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ डिग्री एन। अब हमारे पास एन से कम जितने भी पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री लेस देन एन है उन सभी के लिए जो थ्योरम है वो होल्ड कर रही है। अब हम एक पॉलिनोमियल लेंगे जिसकी डिग्री एन है, हैविंग ए एज इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट, और उसके पास ए भी है लीडिंग कोएफिशिएंट की फॉर्म में। लाइक इस जैसे यहाँ पे है लीडिंग कोएफिशिएंट, ऐसी इस वाले एफ के पास जिसकी डिग्री एन है उसके पास भी लीडिंग कोएफिशिएंट ए है। ठीक है, तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल्स टू ए एफ वन एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ए हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया और यहाँ पे हमारे पास बच्चों को पॉलिनोमियल हो गया जिसमें से हमने लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन आउट लिया है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से एफ वन एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एफ वन एक्स क्या हो जाएगा? ए इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा तो ए की पावर -1 हो गई इंटू एफ एक्स हो गया। ठीक है, एफ वन एक्स इज मोनिक। जो हमारे पास एफ वन एक्स है वो हमारे पास मोनिक होगा, तभी तो हम इसे ब्रेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तभी तो हमने एक लीडिंग कोएफिशिएंट निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, तो ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल होगा। तो एंड एफ वन एक्स जो है वो हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल हो गया। इफ एफ एक्स इज इररेड्यूसिबल, अगर हमारे पास ये जो एफ एक्स है ये हमारे पास अगर इररेड्यूसिबल हो गया, एफ एक्स हमारे पास इररेड्यूसिबल हो गया, दैट इज ये इररेड्यूसिबल है, मोनिक पॉलिनोमियल है ही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एफ वन एक्स है वो भी इररेड्यूसिबल होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो थ्योरम है वो होल्ड करिए। क्या हुआ कि हमने लेट करके चले कि एन से कम जितनी भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं उन सभी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और हम डिग्री एन के लिए हम लेके चल रहे हैं। अब एन की डिग्री ली है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल लिया है, तो उसमें दो कंडीशन अराइव हो रही होंगी कि हमारे पास कुछ भी एन डिग्री की हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसके दो तरीके से हम उसके फैक्टर कर सकते हैं। एक तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा उसमें से कुछ लीडिंग कोएफिशिएंट बाहर निकाल के बच्चों को जो पॉलिनोमियल होगा वो इररेड्यूसिबल और मोनिक होगा। दूसरा क्या है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उससे हम दो पॉलिनोमियल्स या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में उसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल बन रहा होगा उसके कंडीशन में हमारे पास एक लीडिंग कोएफिशिएंट आ गया और जो दूसरा पॉलिनोमियल बचा वो हमारे पास इररेड्यूसिबल हो गया और मोनिक हो गया, इसलिए हमारे पास जो थ्योरम है वो होल्ड कर गई। अब दूसरे वाले केस के लिए चलते हैं। इफ एफ एक्स इज रेड्यूसिबल, जब अगर हमारे पास एफ एक्स है वो रेड्यूसिबल हो, यहाँ पे हमने क्या लिया था कि जो एफ एक्स है वो इररेड्यूसिबल है, उस केस में हमारे पास ये आया था। अब हम लेके चल रहे हैं कि एफ एक्स हमारे पास रेड्यूसिबल हो, देन इट कैन बी फैक्टर्ड एज एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू एच एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ एक्स है उसे फैक्टर कर सकते हैं जी एक्स इंटू एच एक्स की फॉर्म में, वेयर नीदर जी एक्स और नॉर एच एक्स इज अ यूनिट इन एफ एक्स। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की फॉर्म में रिड्यूस कराया और यहाँ पे जी एक्स और एच एक्स दोनों में से भी कोई भी यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है मतलब कि दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स है और उनकी जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 1 होने वाली है उन पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स। तो हमारे पास जो एफ एक्स है उसे हमने जी एक्स और एच एक्स के पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में ब्रेक करा है। इसका मतलब जो एफ एक्स की डिग्री होगी वो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के डिग्री के सम के इक्वल होगी। ठीक है, ओके, सो ईच ऑफ देम मस्ट हैव डिग्री 1 और लार्जर। तो इसमें जो हमारे पास जितने भी ये दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी जो डिग्री होगी या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, ये चीज हमने पहले बता दी है। हेंस बोथ जी एक्स एंड एच एक्स हैव डिग्रीज लेस देन एन। तो हमारे पास इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो लेस देन एन होगी। और अभी अभी हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या लेट किया था कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री लेस देन एन है उनके लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सो बाय अवर इंडक्शन हाइपोथेसिस वी कैन राइट। तो अपनी इंडक्शन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम जी एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सी हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया और हमने जो पॉलिनोमियल्स जो मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं जी एक्स के वो हमने अल्फा 1x अल्फा 2x डॉट अल्फा एस एक्स तक ले लिए हैं। ठीक है, सिमिलरली एच एक्स का हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट हमने डी ले लिया है और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये हमारे पास इररेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल्स हो गए एच एक्स के। ठीक है, क्या हुआ कि हमने एफ एक्स को जी एक्स और एच एक्स की फॉर्म में ब्रेक करा है और जो हमारे पास जी एक्स और एच एक्स है दोनों को ही हमने लेट कर लिया कि वो यूनिट नहीं है। यूनिट नहीं है इसका मतलब उनकी जो डिग्री होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हुई तो इन दोनों की डिग्री का सम हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों की ही डिग्री हमारे पास लेस देन एन होगी। हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में लेट किया था कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री लेस देन एन है उन सभी के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर थ्योरम इन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रही होगी तो उसे हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं जो हमने ऊपर लेट की थी कि हमारे पास एक लीडिंग कोएफिशिएंट होगा और इररेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी एक्स को लीडिंग कोएफिशिएंट ये हो गया और इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया और एच एक्स का लीडिंग कोएफिशिएंट ये हो गया और इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, where each alpha I x and each beta j x is monic and irreducible and where c and d are leading coefficients of g x and h x respectively। तो यहाँ पे जो हमने ब्रेक कराया तो उसमें हमारे पास जो अल्फा आई जितने भी अल्फा आई हैं और जितने भी बीटा जे हैं ठीक है वो सारे हमारे पास मॉनिक और इररेड्यूसिबल हैं और सी और डी हमारे पास कैसे हैं लीडिंग कोएफिशिएंट है जी एक्स और एच एक्स की। ठीक है, ये सब चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब देखो जी एक्स हमारे पास ये है, एच एक्स हमारे पास ये है, एफ एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स है। तो एफ एक्स को हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सी और डी को हमने एक साथ लिख दिया और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एस तक हमारे पास ये आ गए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा टी तक हमारे पास ये आ गए। ठीक है, तो एफ एक्स को हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है।
अब हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास f(x) है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, cd है, तो हम cd को a के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, दोनों फील्ड के एलिमेंट्स हैं। तो सिंस द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ f(x) इज a, सो वी मस्ट हैव a इक्वल टू cd। अगर अब हमारे पास जो f(x) का लीडिंग कोएफिशिएंट है वो a होना चाहिए, तो हमने cd को a के इक्वल लेट कर लिया है, ठीक है। बिकॉज ईच अल्फा x एंड ईच बीटा x इज मोनिक, क्योंकि हमारे पास जो हर एक अल्फा x और बीटा x है वो मोनिक है, ठीक है। सो f(x) को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सो f(x) इक्वल्स टू जो c और d है उसकी जगह पे तो हमने a लिख दिया है, ठीक है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा s तक ये वैल्यूज चली, बीटा 1 बीटा 2 बीटा t तक हमारे पास ये वैल्यूज चली, ठीक है। बस उसमें जो हमने अभी लेट किया था यहाँ पे f(x) को, उसमें c और d cd की जगह पर a लिख दिया है, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास एज इट इज ऐसी आ गई है, ठीक है। The factorization of f(x) holds the requirement of the theorem। तो हमने जो f(x) का इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन कराया उससे हमारे पास जो थ्योरम है प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हो गई, क्योंकि जितने भी हमारे पास अल्फाज हैं वो सारे हमारे पास इररिड्यूसिबल और मोनिक हैं, और जितने भी हमारे पास बीटाज हैं वो भी हमारे पास इररिड्यूसिबल और मोनिक हैं, ठीक है। और a हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया, और यही हमें थ्योरम में प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। हेंस द फैक्टराइजेशन हेंस द थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल पॉलीनॉमियल्स ऑफ डिग्री n। तो हमारे पास हर एक डिग्री n के लिए, पॉलीनॉमियल्स की हर एक डिग्री n के लिए फैक्टराइजेशन थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है, एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। किस प्रिंसिपल से, इंडक्शन के प्रिंसिपल से, फॉर ऑल पॉलीनॉमियल्स ऑफ आर्बिट्ररी डिग्री। और ये इस तरीके से सभी डिग्री की, कोई भी हम आर्बिट्ररी डिग्री ले लें उन सभी के लिए जो थ्योरम है वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करा कि f(x) को हम इररिड्यूसिबल मोनिक पॉलीनॉमियल्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं विद द लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ तक हमने यही काम किया है। सेकंड पार्ट में अब हमें शो करना है कि जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आया है, जैसे कि ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आया है तो ये हमारे पास यूनिक है, ये चीज हमें शो करके दिखानी है। तो चलते हैं आगे। लेट f(x) इक्वल्स टू a p1x p2x डॉट pmx, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, जब हमें यूनिक दिखाना है कि वो सारे यूनिक होंगे पॉलीनॉमियल्स, उसके लिए हमने कर लिया कि जो f(x) है वो हमारे पास एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट a के इक्वल है, और साथ में हमारे पास इररिड्यूसिबल मोनिक पॉलीनॉमियल्स आ रहे हैं जिन्हें हम p1 p2 डॉट pm तक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा s तक है, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और बीटा t तक है। तो इन सभी को हमने नेमिंग अगेन करके अल्फा 1 को p1 ले लिया, अल्फा 2 को p2 ले लिया, इस तरीके से हम चलते गए, और लास्ट वाली जो टर्म है वो हमारे पास pm के इक्वल हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास f(x) आ गया, इस तरीके से हमने उसे फैक्टराइज कर दिया। अब हमें यूनिक शो करना है, इसका मतलब इसका हमें एक डुप्लीकेट भी लेना पड़ेगा, और साथ में हम शो करेंगे कि वो जो दोनों डुप्लीकेट लिए थे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है एक्चुअल में, ठीक है। तो हमने इसे और किसके इक्वल ले लिया, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो तो हमारे पास a ही रहा, ठीक है। p1x और p2x की जगह पर हम लेके चल रहे हैं q1x q2x डॉट डॉट qnx तक, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यूज हमारे पास चेंज हो रही है, यहाँ पे हम m तक लेके चल रहे थे और यहाँ पे हमारे पास n तक वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे क्या है कि अगर हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादा हो रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स कम हो रहे होंगे, या फिर यहाँ पे ज्यादा हो रहे होंगे फैक्टर्स, यहाँ पे कम हो रहे होंगे, इस टाइप से हमने यहाँ पे लेट किया है, ठीक है। एट द एंड हमारे पास क्या आएगा कि जो m है वो हमारे पास n के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास इक्वल है और वैल्यूज भी हमारे पास इक्वल आ रही है, ये चीज हम एंड में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। वेयर ईच px एंड ईच qx इज इररिड्यूसिबल एंड मोनिक। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेट किया है किस फॉर्म में करा है कि जितने भी p आ रहे हैं, जितने भी p's हैं और जितने भी q's हैं वो सारे हमारे पास इररिड्यूसिबल और मोनिक है, ठीक है। देन वी शो दैट n इक्वल्स टू m। अब हम शो करेंगे जो n है वो m के इक्वल है, दैट इज m और n आपस में इक्वल हैं, एंड ईच px इज इक्वल टू सम qx। तो हम और क्या प्रूफ करेंगे, साथ में जितने भी हमारे पास px है, p1 p2 डॉट डॉट pm तक जितने भी हैं वो किसी ना किसी q के इक्वल आ रहे हैं, लाइक p1 q1 के इक्वल हो या फिर q2 के इक्वल हो, इस टाइप से हर एक जो p है वो किसी ना किसी q के इक्वल होगा, ये चीज हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। अब फ्रॉम दीज फैक्टर्स ऑफ f(x) वी हैव, अब जो f(x) है वो इन दोनों फैक्टर्स के इक्वल है, इसका मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो f(x) के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल आएगा वो f(x) के इक्वल। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो a से a कट गया, क्या बचा, ये वैल्यूज बची p1x p2x डॉट pmx इक्वल्स टू q1x q2x डॉट qnx। हमारे पास ये आ गया क्योंकि हमारे पास जो दोनों ही फैक्टर्स हैं वो f(x) के हैं, ठीक है। नाउ p1x डिवाइड p1x डॉट p2x डॉट pmx, मतलब यहाँ पे अब देखो p1x की इस पूरे टर्म में LHS में मल्टीप्लाई हो रही है और ये RHS के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम p1x यहाँ पे इस वाले जो LHS है उसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड p1x डिवाइड LHS, ठीक है, क्योंकि p1x ऑलरेडी मल्टीपल है, ठीक है। अब जो LHS है वो RHS के इक्वल है, तो अगर p1x इस वाली टर्म को डिवाइड कर रहा है, LHS को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब
RHS को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, P1x इसको डिवाइड कर रहा था, दिस इंप्लाइज P1x Q1x Q2x डॉट Qnx को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो P1x मस्ट डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ Q1x Q2x डॉट Qnx। तो हम लेट कर सकते हैं कि जो P1x है वो किसी न किसी Qs में डिवाइड कर रहा होगा। सिंस fx इज कम्यूटेटिव रिंग, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी मे सपोज दैट P1x डिवाइड Q1x। अब हमने क्या लिया, जो fx है वो हमें पता है कि वो कम्यूटेटिव रिंग है। अब कम्यूटेटिव रिंग है तो हम बिना किसी जनरलिटी लॉस करे हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो P1x है वो हम लेट कर लेते हैं कि Q1x को ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट Q1 को हम लेट करेंगे तो हमारे लिए कंफर्ट होगा प्रूफ करने के लिए। बाकी हम Q2 Q3 कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, बट P1x एंड Q1x आर बोथ इररेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल्स इन fx। लेकिन हमें क्या पता है कि जो P1 है और Q1 है दोनों ही हमारे पास इररेड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनॉमियल्स हैं। अब इररेड्यूसिबल है और मॉनिक पॉलिनॉमियल्स का मतलब क्या है कि उन दोनों को हम किसी और तरीके से तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम ही तरीके से वो एक्सप्रेस हो रहेंगे। इसका मतलब वो जो दोनों वैल्यूज है वो हमारे पास इक्वल होंगी। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे बोथ इररेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल्स एंड P1x डिवाइड Q1x। तो और हमारे पास जो P1x है वो Q1x को डिवाइड कर रहा है। हेंस P1x एंड Q1x मस्ट बी एसोसिएट एंड वी हैव Q1x इक्वल्स टू UP1 वेयर U इज अ यूनिट इन fx। तो हमारे पास क्या हो गया कि देखो जो हमारे पास Q1x है वो इररेड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनॉमियल्स है और P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो P1 और Q1 है वो एसोसिएट्स हैं। एसोसिएट्स है मतलब एसोसिएट्स क्या होते हैं, अगर A और B एसोसिएट है इसका मतलब A इक्वल्स टू UB और U हमारे पास यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट होता है किसमें, हमारे कम्यूटेटिव रिंग में। ठीक है, तो हमारे पास वो दोनों एसोसिएट्स होंगे और Q1x इक्वल्स टू UP1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर U इज द यूनिट इन fx, दैट इज U इज नॉट इक्वल्स टू 0। जो U है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास रिंग में यूनिट हमारे पास 1 के इक्वल होता है, बट कभी कभी हमारे पास रिंग के कुछ केसेस डिफरेंट हो जाते हैं जिसमें हमारे पास यूनिट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, सिंस Q1x एंड P1x आर मॉनिक सो U मस्ट बी इक्वल टू 1। अब Q1x और P1x मॉनिक है, इसका मतलब जो U है वो भी हमारे पास 1 के इक्वल हो गया। देखो आगे कंडीशन की U हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है और 1 के इक्वल है क्योंकि वो यूनिट एलिमेंट है। ठीक है, एंड वी हैव P1x इक्वल्स टू Q1x और इससे हमारे पास क्या आ गया, देखो Q1x इक्वल्स टू UP1x है, U की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई तो Q1x इक्वल्स टू P1x हो गया। ठीक है, 10 वी हैव, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी, इसे हमने यहाँ पे लिखा P1x। देखो ये हमारे पास पूरी कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी, लेकिन P1x Q1x के इक्वल है तो Q1x की जगह पर हमने P1x ही यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो P1x से P1x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, दिस। ठीक है, अब बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे P1 को Q1 के इक्वल पुट करा था, मतलब पुट नहीं करा था, वैल्यू प्रूव करी थी इस तरीके से, तो इसी तरीके से हम और वैल्यूज को भी आगे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन रिपीट द अबव आर्ग्यूमेंट ऑन द रिलेशन 1 विद P2x। तो हम सेम आर्ग्यूमेंट जो हमने ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट करा है, जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि P1 Q1 के इक्वल कैसे हुआ है, वो सब हम P2 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इफ n इज ग्रेटर देन m, अगर हम लेके चलें कि n हमारे पास m से बड़ा है। ठीक है, देन आफ्टर m स्टेप्स आर लेफ्ट बिहाइंड साइड बिकम्स 1। तो अगर हम लेके चल रहे हैं कि जो n है वो m से बड़ा है, अगर n बड़ा है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू बचेंगी और m की सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी, देखो P1 हमारे पास Q1 के इक्वल हो गया, P2 हमारे पास Q2 के इक्वल हो जाएगा, P3 हमारे पास Q3 के इक्वल हो जाएगा, ऐसे हमारे पास वैल्यूज चलती रहेंगी कहाँ तक, M तक। PM हमारे पास Qn के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, वहां तक हमारे पास वैल्यूज खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास LHS में क्या बचा, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, जो M हमारे पास n बड़ा था तो M तक की वैल्यूज तो खत्म हो गई, उसके आगे की कुछ वैल्यूज बची हैं। ठीक है, तो देन आफ्टर m स्टेप्स के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास 1 बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 बन गई। ठीक है, व्हाइल RHS रेड्यूसेस टू अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ Qx, और RHS के पास कुछ पॉलीमर्स बचेंगे जिनका प्रोडक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ओके, द एक्सिस ऑफ n ओवर m, जो कितने पॉलीमर्स होंगे कि n m से जितना बड़ा है, जैसे कि हमारे पास n मान लो 3 और m हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 3 1 से ज्यादा है, तो 3 वाली कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे 2 पॉलीमर बच रहे होंगे। ठीक है, बट द Qx आर इररेड्यूसिबल पॉलीमर्स सो दे आर नॉट यूनिट इन fx। लेकिन हमें क्या पता है जो जितने भी हमारे पास Q हैं वो सारे इररेड्यूसिबल हैं। अब जब इररेड्यूसिबल है इसका मतलब वो यूनिट नहीं हो सकता f में, लेकिन उन सबका प्रोडक्ट हमारे पास यूनिट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या, सो दे आर नॉट यूनिट इन fx, दैट इज दे आर नॉट पॉलीमर्स ऑफ 0 डिग्री। अब जब वो यूनिट नहीं हो सकते तो वो 0 डिग्री के नहीं हो सकते, लेकिन वो मॉनिक पॉलीमर्स हैं। ठीक है, सो देयर प्रोडक्ट विल बी अ पॉलीमर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इनका यहाँ पे जितने भी हमारे पास पॉलीमर बचे उनकी जो प्रोडक्ट आ रहा होगा उनकी डिग्री ग्रेटर देन 1 आ रही होगी। सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और ये LHS के इक्वल तो हो नहीं सकता 1 के इक्वल। सो n इज नॉट ग्रेटर देन m, तो हमारे पास जो n है वो m के ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, देन n इज लेस देन इक्वल टू m, जो
जो हमारे पास n है वो लेस देन इक्वल्स टू m होगा, n लेस देन इक्वल्स टू m होगा। अगर लेस देन वाली कंडीशन हो गई n इज लेस देन m, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल बचेंगे और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वापस वही कॉन्ट्रडिक्शन वाली वैल्यू आ गई। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचेगा कि n हमारे पास m के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली इंटरचेंजिंग द रोल्स ऑफ px एंड qx वी गेट m इज लेस देन इक्वल्स टू n, और अगर इसी तरीके से हम रोल्स को एक्सचेंज कर देंगे तो हमारे पास m इज लेस देन इक्वल्स टू n आ जाएगा, और एट द एंड हमारे पास आ जाएगा कि जो m है वो n के इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो इन द अबव प्रोसेस वी हैव शोन दैट एवरी px इज इक्वल टू सम qx एंड कन्वर्सली एवरी qx इज इक्वल टू सम px, हेंस द थ्योरम हैज बीन कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड। तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि अगर हमने क्या शो कर दिया कि जो px है वो किसी qx के इक्वल है और हर एक qx किसी न किसी px के इक्वल है। इस तरीके से हमारे पास जो पूरी थ्योरम है वो पूरी तरह से प्रूव हो गई है, ठीक है। हमने कैसे करा, दो पार्ट में हमने पूरी थ्योरम को प्रूव कराया। सबसे पहले शो करा कि जो fx है उसे हम इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और सेकेंडली हमने शो करा कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया है ब्रेक करके उसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो हमारे पास यूनिक होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंड लेंथी थ्योरम है बट वेरी इजी है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।